जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। सारे विद्यार्थी जीएस के सेशन को डेली 11:30 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले आपकी मैथ रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, आपने देखा होगा। तो उसी प्रकार से हम जीके की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पे लग चुका है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं। अगर बात की जाए आपसे मैनचेस्टर होता क्या है, तो आप बोलोगे सर ये इंग्लैंड में एक जगह है। इंग्लैंड में क्या ये जगह है, उस जगह का नाम क्या है, मैनचेस्टर। वहां पे सर्वाधिक क्या होता है, वस्त्र निर्यात किया जाता है। सबसे ज्यादा वस्त्र का उत्पादन निर्यात कहाँ होता है, मैनचेस्टर में। और मैनचेस्टर जैसा एक शहर है जिसको क्या बोलते हैं, बोस्टर। क्या बोलते हैं, बोस्टर। तो कई बार ये भी पूछा आता है आपको प्रश्न में, क्या देगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर ना देकर नाम क्या दे देगा, बोस्टर। क्या दे देगा, बोस्टर। तब भी आपको क्या बोलना है, वस्त्र के बारे में पूछ रहा है। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगर उत्तर भारत का नाम ना देकर यहां पे दे दे दक्षिण भारत का, क्या दे दे, दक्षिण भारत का, तो आपको बोलोगे कोयम्बटूर। क्या बोलोगे, कोयम्बटूर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या बोले तो कोयम्बटूर। अगर प्रश्न आ जाए भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, तो आपको बोलना है अहमदाबाद, अहमदाबाद। अब ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है आपको उत्तर भारत का ना देकर पूर्वी भारत का पूछेगा कि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, तो क्या बोलोगे, कोलकाता। तो पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, कोलकाता। मैनचेस्टर पूछ ले चाहे बोस्टर पूछ ले, तो भी आपको उत्तर क्या बताना है, जिसका प्रश्न में पूछे। सीधा भारत का बोले तो आपको क्या बताना है, राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो क्या बोलोगे, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर बोले तो भीलवाड़ा। और मैनचेस्टर का मतलब क्या है कि गुरुजी इंग्लैंड का एक जगह, एक शहर है जहां पे क्या होता है, वस्त्र ज्यादा तैयार किए जाते हैं। और भारत में सर्वाधिक जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो कहां पे तैयार किए जाते हैं, तो आप बोलोगे सर मुंबई में। कहां पे होते हैं ये वस्त्रों की फैक्ट्री, यानी कि मिलें कहां पे है। जो आयात व निर्यात ज्यादा किया जाता है वो दिशा के अकॉर्डिंग अलग अलग शहर हो गए आपके। इसलिए भारत में वस्त्रों की राजधानी या वस्त्र नगरी किसको बोलते हैं, मुंबई को। ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो ये सूती वस्त्र मिल के अंदर पड़ा जाता है इनको। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का पहला यानी कि प्रथम लौह कारखाना, याद रखना सबसे पहले जो प्रथम लौह कारखाना स्थापित किया गया था ये 1874 में किया गया था। कब किया गया था, 1874 में। और जो ये फैक्ट्री थी ये क्या रही थी, असफल। क्या रही थी भैया, असफल। इसने ये पूछा है कि पहला कारखाना कहां लगाया गया, तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में। लेकिन प्रश्न में क्या मिलेगा कि भारत का प्रथम सफल कारखाना यानी कि सफल लो इस्पात, तो सफल की बात कर ले तो आपको बताना है जमशेदपुर। क्या बोलोगे, जमशेदपुर। और ये कब लगा था, 1907 में। कब लगा था, 1907 में। जिसको हम क्या बोलते हैं, टिस्को। क्या बोलते हैं, टिस्को। टाटा स्टील, ठीक ना, टाटा आपके स्टील आयरन कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न क्या बोला गया, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना, तो आपको क्या बोलना है, कुल्टी। भारत का प्रथम सफल लौह इस्पात कारखाना कहां बताओगे, जमशेदपुर। और जमशेदपुर शहर कहां पड़ता है, तो आप बोलोगे झारखंड में। कहां पड़ता है। अगर प्रश्न आ जाए जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो आप बोलोगे स्वर्ण रेखा। किसके किनारे, और स्वर्ण रेखा एक नदी है जिसको बोलते हैं हम रुर प्रदेश, जो झारखंड का और बंगाल का शोक कहलाती है, दामोदर। तो दामोदर की सहायक नदी कौन सी है। तो कई बार क्या होता है कि आपसे जमशेदपुर के ऑप्शन के अंदर दामोदर दे देगा, आपको ये नहीं देगा, तो आपको उत्तर क्या करना है, दामोदर। और अगर सहायक नदी दे दे तो क्या करना है, कर लोगे। अगर आपसे मैं पूछ लू पूरे भारत में लोह उत्पादन में पहला स्थान किसका है, लोहे का उत्पादन सर्वाधिक का होता है भारत में। भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन का होता है। देखो लोहे के साथ साथ आपको याद रखना टीन भी सर्वाधिक उत्पादन का होता है। और याद रखना है बॉक्साइड, कभी सुना हो तो आपने, बॉक्साइड। जब आप धरती से यानी कि खान से किसी खनिज को प्राप्त करते हो, वो एक प्रकार का क्या है, कच्चा माल है, उसको एस्क बोलते। क्या बोलते, तो उसका नाम है बॉक्साइड। जब उसको तैयार करके आप किसका रूप ले लेते हो, एल्यूमिनियम का। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि एल्यूमिनियम का एस्क कौन सा होता है, बॉक्साइड। तो यानी कि बॉक्साइड से हम क्या तैयार कर रहे हैं, एल्यूमिनियम। कर लोगे। तो पूरे भारत में बॉक्साइड, टीन और लोहा उत्पादन में पहला स्थान किसका है, उड़ीसा का। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया,
बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, देखो उस प्रकार जैसे जमशेदपुर सुना हुआ आपने, क्या हो गया? हाँ नमस्कार सभी को, किसी का चैट ना पढ़ पाऊं तो बुरा मत मानना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आने हैं, अपनी बातचीत नहीं आ पाएगी, तो उसके लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। देखिए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय, अब ये पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछेंगे तो मनोज टोटल कितनी हुई है ये, और पहली पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो ये कब शुरू होती है, और दूसरी की बात करूं तो कब शुरू होती है। याद रखना हमारे देश में जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे ज्यादा उद्योग जो स्थापित किए गए वो कौन सी में, लेकिन यहां पे क्या दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े बड़े कारखाने लगाए गए थे, जिनका नाम सुन लेना, एक तो राउर केला। तो कई बार ये पूछा जाता है कि राउर केला जो लो इस्पात कारखाना है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा, दूसरी। एक नाम मिलेगा आपको भिलाई, क्या मिलेगा भैया, भिलाई इस्पात कारखाना, ये कौन सी में लगा, दूसरी में। और एक मिलेगा दुर्गापुर, तो दुर्गापुर की अगर बात की जाए तो ये भी कौन सी में लगा, लेकिन यहां पे दिया गया बोकारो, तो ये भी लो इस्पात कारखाना है, तो बोकारो के लिए याद रखना 1964 में लगा था, कब लगा था ये, और ये बोकारो कहां पे लगा था, ये झारखंड में, कहां लगा था, झारखंड के अंदर। और बोकारो को जो पैसा दिया था वो किसने दिया था, रूस ने, किसने दिया था, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया। लेकिन कई बार यह पूछा जाता है कि राउरकेला किसकी सहायता से लगा, जर्मनी, किसकी सहायता से, और भिलाई किसकी सहायता से लगा, रूस, और दुर्गापुर की अगर बात करें तो इंग्लैंड, क्या बताओगे, इंग्लैंड। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है क्या, आप बताइए मुझे कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। देख ये देख 1964 है, पंचवर्षीय योजना पहली 51 में चली थी, दूसरी 56 में, अब कब चलेगी पंचवर्षीय योजना, 61 से लेकर कब तक चलेगी, 66, तो कौन से नंबर की हो गई है। तो अगर कभी भी प्रश्न आ जाए कि भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि उद्योग ज्यादा दूसरी में लगे थे, दूसरी बताना है, लेकिन नाम दे दे ये कौन सी में लगे तब भी आपको क्या बोलना है, लेकिन वो वाला नाम दे दे तो क्या बोलना है, वो किस देश की सहायता से लगी और किस राज्य में है वो। जब लगाई गई थी तब ये मध्य प्रदेश, सॉरी आपके कहां पड़ती थी, बिहार के अंदर, लेकिन अब कहां ये, लेकिन ये याद रखना भिलाई वर्तमान में कहां पड़ती है, छत्तीसगढ़ में, लेकिन जब ये 1959 में लगी थी ये मध्य प्रदेश में थी, क्योंकि मध्य प्रदेश से बाद में क्या बनता है, छत्तीसगढ़ 2000 के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, आराम से प्रश्न को पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। प्रश्न में क्या दिया गया आराम से समझना, कि कहता है कि वर्ष 1931 में, आपको इतना पता है कि सर हमारे देश की पहली मूवी तो बनी थी 1913 में, कब बनी थी, उस मूवी का नाम था राजा हरीश चंद्र, ये बात तो ठीक है। और गुरुजी ये एक ऐसी मूवी थी, ये बिल्कुल चुपचाप थी, यानी कि मूक फिल्म बोलते, क्या बोलते इसको, ठीक ना। और इसका जो निर्माता था वो भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है दादा साहेब, पर ये बोल रहा है कि भारत की पहली बोलती हुई, चलचित्र भी दिख रहे और आवाज भी आ रही है, तो पहली बोलती हुई फिल्म का नाम क्या है, आलम आरा। तो भारत की पहली फिल्म बोले तो बोलना है आपको राजा हरिश्चंद्र। चल नहीं रहा, चलेगा चलेगा। अब देखना, अब चल पड़े होगी, देखना एक फटाफट से। तो 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म का नाम क्या है अर्जन है, और सीधा प्रश्न आ जाए पहली भारत की फिल्म का नाम क्या है, राजा हरिश्चंद्र, और ये किस वर्ष बनी थी, लेकिन बोलती फिल्म बोल रहे तो। अगले प्रश्न को देखो, अब चल पड़ा होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए क्या देगा, नेपा नगर मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, यह कहता है कि नेपा नगर एक जगह है
और ये नेपा नगर किसके लिए फेमस है, और ये याद रखना कहां पे पड़ता है, और यहां पे क्या तैयार होते हैं। तो अखबार का कागज जो तैयार होता है ये भारत के किस शहर में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक जगह पड़ता है जिसको बोलते हैं देवास, क्या बोलते हैं, और एक महाराष्ट्र का नगर पड़ता है जिसको बोलते हैं नासिक, क्या बोलते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आता है ये दोनों किसके लिए फेमस है। वेरी गुड, यहां पर क्या होता है आपके नोट छपाई, क्या होती है, नोटों की छपाई। तो भारत में नोटों की छपाई के लिए दो शहर पूछे जाते हैं, एक देवास मध्य प्रदेश का शहर है, जबकि आपके जो नासिक पड़ता है ये कहां का शहर है, महाराष्ट्र का। तो दोनों बातें ठीक हो गई ना। तो नेपा नगर बोले तो किसके लिए भैया, अखबारी कागज के लिए, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न में देखिए, आराम से प्रश्न को पढ़ोगे तो अभी याद रह जाएगा, बाद में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। प्रश्न में क्या दिया गया कि भारत के प्रथम समाचार, ये कह रहा है कोई भारत का न्यूज़पेपर बना होगा, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द बंगाल गजट, क्या नाम है, द बंगाल गजट नाम है ये, द बंगाल गजट है ये, और इसके संस्थापक का नाम बताना है, ठीक है ना। तो याद रखना जेके हिक्की, जेके हिक्की के द्वारा ये चलाया गया था द बंगाल गजट। और बताते हैं कि जेके हिक्की नामक व्यक्ति ने भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, उसकी शुरुआत भी इसी व्यक्ति के द्वारा आती है। लेकिन याद रखना जोन्स प्रिंसेप के द्वारा क्या किया गया था, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। तो कई बार ये आता है कि अशोक के शिलालेख किसने पढ़े, अशोक के शिलालेख लेखों को पहले पढ़ा, पहले पढ़ा। अब कई बार यह प्रश्न आता है कि जो द बंगाल समाचार पत्र है इसकी शुरुआत किस वर्ष में होती है, 1867 में, 1867 में। और किसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है, जेके हिक्की द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस भी किसके द्वारा चलाई गई थी, जेके हिक्की। जबकि जोन्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने क्या किया था, अशोक के शिलालेखों। और अशोक के जो शिलालेखों की भाषा थी वो क्या थी, ब्राह्मी, क्या थी भैया, ब्राह्मी। और अशोक के शिलालेखों की संख्या कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, इनकी संख्या कितनी थी। और एक बात बताइए, जब संविधान आपके लागू होता है तो उस समय हमारे मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या भी कितनी थी, और हमारे राज्यों की संख्या की भी कितनी थी। लेकिन आज राज्य कितने हैं, 28, और भाषाएं कितनी हैं। अगले प्रश्न को देखिए कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसको बोलते हैं, अभी पढ़ा जस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो किसको बोलते हैं, देखो जो कानपुर है इसे बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और चीनी का कटोरा, चौराहों का शहर कानपुर को। और कानपुर का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किया था नाना साहेब ने, किसने किया था। और उसके बाद दिया गया अहमदाबाद, अहमदाबाद को बोलते भारत का मैनचेस्टर। दूसरा सुनना आपके मुंबई, तो मुंबई को कहा जाता है आपके सूती वस्त्र की राजधानी। और भारत का प्रवेश द्वार का मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि 1911 में जो दो मुख्य अतिथि थे जिनका नाम क्या है, जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी, तो उनके स्वागत में भारत का प्रवेश द्वार का निर्माण करवाता है, जो कहां पड़ता है, मुंबई में। वाराणसी कहां पड़ता है भैया, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी। यहां पे सब्जी शोध केंद्र कहां पड़ता है, वाराणसी में। और भारत की वित्तीय राजधानी कहां है, मुंबई। अहमदाबाद में वस्त्र ज्यादा तैयार होते हैं और निर्यात भी ज्यादा किया जाता है, वस्त्रों का निर्यात अहमदाबाद से ज्यादा होता है। भारत का मैनचेस्टर यही है, जबकि उत्तर भारत का बोले तो कानपुर। अगले प्रश्न में देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, अरे बात नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब होता है नेशनल हाईवे, यानी कि किसकी बात कर रहा है, एनएच की बात कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH1 और NH2 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। और याद रखना, नेशनल हाईवे आपका अमृतसर से लेकर कहां तक चलता है, दिल्ली तक। और नेशनल हाईवे 2 चलता है दिल्ली से लेकर कोलकाता। और इन दोनों की जो सड़क है लंबी, उसे हम प्राचीन समय में क्या बोलते थे, ग्रांड ट्रक रोड, यानी कि जीटी रोड के। और इस जीटी रोड का जो संस्थापक था वो सूर्यवंश का पहला शासक शेरशाह सूरी, और उसी ने भारत में क्या किया था, रुपए का प्रचलन भी किया था। अगले प्रश्न को देखिए,
भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसने राज्यसभा का सदस्य चुना गया? अब बता दो। देखो, देविका रानी के बारे में कभी प्रश्न आ जाए तो बोलना कि सर भारत की वह पहली महिला जिसने 1969 में एक पुरस्कार लिया था जिसका नाम आता है दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारत की महिला बोले तो देविका रानी। लेकिन राज्यसभा में जो संजय दत्त सुना आपने, संजय दत्त खलनायक नहीं है, नायक हूं मैं, उसकी माता का नाम है नरगिस दत्त। क्या भैया? सुनील दत्त की पत्नी का नाम। और ये राज्यसभा की सदस्य बनी थी 1980 से लेकर 1981 और बीमारी के कारण पद पे रहती हुई इसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि राज्यसभा में कोई महिला आपके यानी कि और अभिनेत्री के बारे में प्रश्न आएगा, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त। अब एक बात बता दो मुझे आप, और कोई नहीं बोलेगा, आशीष बोलेगा। आशीष भाई, जो राज्यसभा है इस राज्यसभा का सदस्य बनना है, क्या तू बन सकता है? कोई नहीं बोलेगा, तू बन सकता है? खड़ा हो क्लास में। राज्यसभा का सदस्य तू बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता? नहीं, 35 नहीं चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। अब राज्यसभा के अंदर कोई सदस्य बनेगा तो कितने साल काम करेगा? और राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होता? और ये राज्यसभा निम्न सदन है या उच्च सदन है? और इस राज्यसभा के अंदर कोई भी जो सीटें, वो इनकी संख्या कितनी है? 200। और इसमें से कितने मनोनीत होते हैं और कौन करता है? अगले प्रश्न को देखिए। धन्यवाद। और एक याद रखना इसके बारे में, ये मधुशाला नामक एक व्यक्ति महिला है, कोई ज्यादा परिचित नहीं है, इतना याद रखना मधुशाला नामक एक रचना है। हाँ सॉरी, मधुबाला। तो मधुबाला जो रचना है वो किसने लिखी थी? हरीश राय बच्चन ने। हाँ, हरिवंश राय बच्चन ने। अगला प्रश्न देखना, ये अच्छा प्रश्न है। ऑस्कर जो पुरस्कार की शुरुआत है ये कब की गई? एक बात बताइए, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? और अगर प्रश्न आ जाए भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत में यानी कि भारत में कौन से फिल्म जगत को यानी कि ऑस्कर कह सकते हम, तो किसको बोलेंगे? दादा साहेब। और याद रखना, भारत में अभी तक ऑस्कर पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? 7 को मिल चुका है। सबसे पहले जो ऑस्कर पुरस्कार मिला था ये आपके सत्यजीत रे को मिला था, और महिला बोले तो भानु अथैया को मिला था। कई मूवी में, जैसे अभी पीछे जो RRR मूवी है उसके जो टूना टूना है, वो नाटू नाटू गाना, उसको भी मिला। ये आजा यहां आजा। 1929 में क्या किया गया था? ऑस्कर पुरस्कार। और दादा साहेब की जो उस पुरस्कार की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1969 में। ये याद रखना है, कर लोगे। और भारत की कौन सी मूवी को सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार मिला था? मदर इंडिया को। मदर इंडिया को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, चल पढ़। पहला रेल अधिनियम कब बना था? अब रेल अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून बना दिया। कानून क्यों? क्योंकि जो आपके महाराष्ट्र से कर्नाटक की ओर का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं आपके भाई साहब पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट के ऊपर आपके क्या हो गई? एक रेल की क्या हो जाती है? दुर्घटना हो जाती है। अब रेल की दुर्घटना हो गई, उसमें व्यक्ति मारे गए, तो उन व्यक्तियों को कुछ तो मिलना चाहिए, उनके परिवार को। तो कानून बना दिया। और ये कानून कब बना? आपके 1890 में। कब बना? लेकिन हमारे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? और रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो कई बार यह प्रश्न भी आ जाता है। भारतीय रेल की शुरुआत 53 में होती है। रेल कानून या अधिनियम कब बनता है भैया? पहली बार 1890 में। रेलवे बोर्ड कब बनाए गए? 1905 में। और रेलवे बोर्ड हमारे देश में टोटल कितने हैं, जिसे रेलवे जोन के नाम से जानते हैं? अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? यह अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बता दो, जो आपके असम का एक जगह पड़ता है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। और ये तमिलनाडु के कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक। और लगभग ये 74 से 75 घंटे लेती है, 4200 कुछ किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है?
विवेक एक्सप्रेस सबसे दूरी तय करने वाली। और एक बात बताइए, भारत में सबसे गतिमान ट्रेन कौन सी है? गतिमान, गतिमान का मतलब सबसे तेज चलने वाली। पहले होती थी गतिमान एक्सप्रेस, लेकिन अब नहीं है। अब कौन सी है? वंदे भारत, जो भारत के अलग अलग जगहों पे 9 जगह पे ये वंदे भारत दौड़ती है। अगर राजस्थान में देखा जाए तो ये शायद, हाँ, उदयपुर से जयपुर के बीच में दौड़ती है, ये बात सही है, जयपुर के बीच में। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? दिल्ली मेट्रो रेल। इसने ये पूछ लिया कि भारत में पहली मेट्रो नहीं, ये दूसरी जगह। भारत में पहली मेट्रो चली थी 1984 में 24 अक्टूबर को, ये कोलकाता में चली थी। लेकिन प्रश्न दिया गया कि दिल्ली में मेट्रो कब चली थी, तो आप बोलोगे 2002 में। मेट्रो किसकी देन है? यूरोप की। किसकी देन है भैया? यूरोप की। वर्तमान में लगभग ये 16 सिटियों के अंदर मेट्रो चलती है। राजस्थान में मेट्रो की शुरुआत जो होती है वो 2013 में होती है। कब होती है? ये कहां से कहां तक है? चांदपोल से मानसरोवर है क्या ये? छोटी चौपड़ से देख लेना ये आप कहां पे। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा? भारत में प्रथम, अच्छा प्रश्न है, इसने ये बोला है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत करवाता है, ये बात नाम ही दे दिया। कौन करवाता है? इसलिए लॉर्ड मेयो को भारतीय जनगणना का क्या बोलते हैं? पिता या जनक कहा जाता है। और ये चली थी भैया आपके, और भारत की पहली दशकीय जनगणना, दशकीय, दशकीय, दशकीय का मतलब होता है एक नियमित। और नियमित जनगणना कब चलाई गई थी? 1800। और किसने चलाई थी? लॉर्ड रिपन। सबसे अच्छा वायसराय था ये लॉर्ड रिपन, ये याद रखना। और एक बात बताइए, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? और इसमें किन्नरों को शामिल किया गया ना। और किन्नरों को मेल बताया, फीमेल? मेल भैया। अगले प्रश्न को देखिए क्या बताया गया। अब गलत मत सोचना उनके बारे में कभी। हाँ, तो वो मेल है, हमारे जैसी है वो भी। देखिए क्या दिया गया है, 82.5 डिग्री एक रेखा है, 82.5 डिग्री। ये रेखा क्या होती है? ध्यान से सुनना। ये आपका क्या है? पृथ्वी है। क्या है? अब पृथ्वी को समझने में दिक्कत आ रही है, इसका एक नमूना ले लिया, उसका नमूने का नाम क्या रख दिया हमने? अब ग्लोब की हर एक जगह को जानना है, तो एक एक डिग्री पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ऊपर क्या बना दी? इसके ऊपर रेखाएं बना दी। क्या बना दी? और इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। सन 1884 के अंदर पृथ्वी का उत्तरी और पूर्वी डिसाइड किया गया था। ये पूर्वी है और ये, सॉरी, ये पूर्वी और ये कौन सा हो जाएगा आपके? पश्चिमी। तो इससे ये पता चलता है भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो प्रश्न दिया गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये इस रेखा का नाम है 82.5। अगर इस रेखा के ऊपर जितने भी राज्य आएंगे उनके नाम बताने, इसके ऊपर जो भी समय होगा पूरे भारत का, वो क्या होगा? समय होगा। तो इतना पता चल गया, कोई भी क्षेत्र का समय बताने के लिए किन रेखाओं की जरूरत पड़ती है। और हमारे ग्लोब के ऊपर ये कितनी रेखाएं होती हैं टोटल? ठीक है ना। और प्रत्येक देशांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 1-1 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो इस रेखा के ऊपर कितने राज्य पूछे गए हैं? जैसे एक प्रश्न पूछा हुआ कि सर भारत को इस प्रकार से एक रेखा 2 भागों में बांटती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो कई बार यह प्रश्न आता है कि कर्क रेखा के ऊपर राज्य कितने हैं और इसके ऊपर राज्य कितने हैं? तो सबसे ऊपरी ऊपर आपका, उसके बाद में एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो उड़ीसा, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। कौन सा भैया? तो कितने हो गए आपके? एक बात बताइए, इस रेखा के किनारे एक शहर पड़ता है, वो बिल्कुल नजदीक है, रांची नहीं। रांची तो कर्क रेखा के ऊपर है, वो तो झारखंड में है, यहां पे तो झारखंड है ही नहीं। इलाहाबाद का एक शहर है जिसका नाम क्या है? नैनी। क्या नाम है? कई बार आता है कि गुरुजी हमारा जो टाइम रेखा है ना, उसकी घड़ी कहां पे है? इलाहाबाद में। कहां पे है? तो भारत का मानक समय रेखा किस शहर से लिया गया है? इलाहाबाद से। अगले प्रश्न को देखना, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र। अब ये कहता है कि भारत के पास पानी लगता है। आपने देखा होगा कि गुरुजी इस प्रकार से हमारे पास पानी है, ये जो पानी ये अरब सागर है, और ये जो पानी इसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है? अब यहां पे आपके लक्षद्वीप है, यहां पे आपके अंडमान निकोबार द्वीप है। ये कहता है कि इनको नहीं जोड़ना,
हमारा जो मुख्य भारत दिख रहा है ये मुख्य भारत है। कौन सा भैया ये, जिसको प्रायद्वीप भारत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये आपके कच्छ से लेकर आपके 24 परगना क्षेत्र पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है? वहां से लेकर इसको यहां तक गिना गया तो इसकी लंबाई कितनी निकल गई? तो प्रश्न क्या पूछा है कि भारत की मुख्य भूमि, अगर ऑप्शन में ये ऐसा प्रश्न में ना मिले और प्रश्न आ जाए कि भारत की कुल समुद्री तटीय सीमा की लंबाई बताइए, तब आपको बोलना है। सीधा प्रश्न आ जाए कि भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई बताइए ये, लेकिन प्रश्न दे दिया कि भारत की मुख्य भूमि की बतानी है। जो मुख्य भूमि इस प्रकार का दिखाई दे रहा है तो इसकी कितनी बताओगे? तो इस प्रश्न में राइट उत्तर हमें क्या मिल जाएगा? जैसे पूरी समुद्री सीमा की लंबाई बोले तो, और लेकिन प्रश्न आ जाए कि गुरुजी हमारी स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की 15,000। अगर ऑप्शन में 15,200 ना मिले ना तो 2009 में गृह मंत्रालय ने एक सर्वे किया और बताया गया कि हमारी जो टोटल लंबाई है वो 15,600 106.7 किलोमीटर है। और आज जो वर्तमान में हम जोड़ेंगे तब आपको इतनी मिलेगी, लेकिन मोटा मोटा एनसीईआरटी बुक इसको कितना बताती है? 15,200। सिद्धार्थ खड़ा हो जा। सिद्धार्थ, ये जो 6100 किलोमीटर लगी हुई है, खड़ा हो जा सिद्धार्थ, ये 6100 किलोमीटर लगी हुई है भारत के 8 राज्यों से लगी हुई है या भारत के 9 राज्यों से लगी हुई है? यहां पे एक राज्य जिसका नाम है, तू गिनता चलियो, एक गुजरात है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में गोवा है, गोवा के बाद में कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद में केरल है। तो इस साइड कितने राज्य बता दिए मैंने? उस साइड की अगर बात करूं तो तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है और फिर पश्चिम बंगाल है। कितने राज्य बता दिए? तो यानी कि भारत की समुद्री सीमा से लगे भारत के राज्य कितने हैं? ये बहुत बार प्रश्न आता है। ये बैठ जा सिद्धार्थ। अगले प्रश्न को देखिए, आराम से प्रश्न को पढ़ना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांतिपूर्वक। ये कहता है कि जनगणना किस अनुसूची के अंदर है? पहला तो इतना ध्यान रखना है, वेरी गुड भैया आपका, अनुसूचियां है कितनी? अब एक बात बताइए, जनगणना कौन करवाता है? अगर पूछ ले जनगणना करवाने का काम किसको है? केंद्र गवर्नमेंट का होगा। अब केंद्र के अंदर कौन सा मंत्रालय कराता है? अब आपको पता है कि गुरुजी कोई केंद्र सरकार कानून बनाएगी ना, कोई कानून बनाती है तो उसको हम किस में रखते हैं? संघ सूची में। किस में रखते हैं? और हमारे संविधान में ये सूचियां कितनी है? एक का नाम है संघ, दूसरी का राज्य और तीसरी का समवर्ती। और ये सारी सूचियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? से सूची से 7वीं। इसलिए जनगणना केंद्र का है तो केंद्र कानून बनाते हैं संघ सूची में, और संघ सूची किस में है? लेकिन कई बार क्या होता है, यहां पे अनुसूची ना पूछ के यहां पे क्या पूछ लेगा? अनुच्छेद। क्या पूछ लेगा? तो अनुच्छेद याद रखना आपको 246। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जनगणना को परिभाषित किया गया है? तो बोलोगे 246 में। एक बात बताओ मुझे आप, सिंपल सा प्रश्न है, जनगणना कौन करवाता है? केंद्र सरकार करवाता है, लेकिन मंत्रालय कौन सा है? और कितने वर्षों के अंतराल पे करवाएगा ये? अनुसूचियों की संख्या कितनी है? जब संविधान लागू हुआ तब ये कितनी थी? हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां नई जोड़ी गई? वेरी गुड, धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न पे टाइम दूंगा और प्रश्न रह जाएंगे। ये अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को क्या बोल रहे हैं देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन, यूनिवर्स, स्टडी ऑफ, रुक जाए एक बार, तेरी बात तो ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन। अब ब्रह्मांड क्या है? जिसके अंदर आपके तारे, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह सारे कुछ मौजूद है। यानी कि एक हमारा परिवार होता है, एक होता है कुटुंबा। क्या होता है? हमारा जो परिवार है उसका नाम है सौरमंडल, और सौरमंडल का जो पूरा परिवार है उसका नाम क्या है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ये पूरी सृष्टि है पूरी। तो इस ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर का है? अब आप बोलोगे गुरुजी ये क्या है? आपकी पृथ्वी एक सेब है, आपकी पृथ्वी एक क्या है? अब एक बात बताइए, जब सेब को पकड़ते हो तो यहां से मोटा दिखाई देता है या ऊपर से मोटा दिखाई देता है? यो साइड मोटो दिखा है। अब साइड से मोटा दिखता है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है इस लंबाई को बोलते हैं भूमध्य। क्या बोलते हैं?
इसका दूसरा नाम क्या है? तो हमारी जो पृथ्वी है ना, ये विषुवत, ये पूरी जो कुल लंबाई की अगर बात की जाए, ये कुल लंबाई नहीं, जैसे अब इसके अंदर मैंने चाकू डाल दिया, तो इस चाकू ने यहां से एंट्री ली और यहां तक गया, तो इसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई? तो इसको बोलते हैं आपके विषुवतीय व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। यानी कि जो आपका कोई कोई गोल चीज थी, उसको आपके काट दिया, अब कटे हुए भाग पर आपने फुट्टा मारा कि ये भाई 5 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर इसका क्या है? व्यास है। वो अंदर से तो देखा आपने, पूरा ये पूरी परिधि तो नहीं देखी ना, तो यहां परिधि नहीं पूछ रहा, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? लेकिन कई बार आपको ऐसे पूछ लेगा, ऐसे पूछेगा, तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? क्योंकि ऊपर ध्रुवी तो है पृथ्वी के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से कोई प्रकार डाला और नीचे निकला, तो उस प्रकार बीच में कितना फंस गया प्रकार, तो उसको हमने व्यास बता दिया। और कैसा व्यास बता दिया? ध्रुवीय व्यास। और ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी है? तो कभी भी प्रश्न आ जाए, हमारी पृथ्वी भूमध्य यानी कि बीच में पेट में क्या है? मोटी है, जबकि ध्रुवों से क्या, ये चपटी है। इसलिए हमारी पृथ्वी का जो नमूना है वो किस फल के जैसा है? तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि हमारी पृथ्वी किस फल के अनुसार है, क्योंकि सेब मोटा होता है और ध्रुवों से क्या होता है? चपटा। देखा होगा उसकी नोक सी होती है, ऊपर से गोल सुराख सा होता है गड्ढे से, यूं न्यू न्यू वोटसा को नहीं बीजे न्यू, यानी पौंड बोला, क्या बोला रहा है? पाउंड, राहुला। ओहो, डिम्पल है। डिम्पल इसकी कोई फ्रेंड होगी किसी टाइम। इधर आइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आराम से पढ़ना। चंद्रमा का प्रकाश, याद रखना चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन चंद्रमा को प्रकाश मिला है सूर्य से। अब वो टकराएगा चंद्रमा पे तो रिफ्लेक्शन होगा। यही तो पूछ रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक कब आ गया। ये मान लो सन है, ये अपना क्या है? अर्थ है। अब ये क्या है? मून है। ये क्या है भैया? अब ये यहां पे टकरा के यहां पड़ गया, यानी कि 1 सेकंड का थोड़ा सा फालतू लगता है, 2 सेकंड लगते भी नहीं है, तो याद रखना आपको। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर जो हमारे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में ये पूछ लिया जाता है, ये बहुत ज्यादा लगता है, तो याद रखना 8 मिनट 20 सेकंड। कितना? तो इसको याद रखना 8.3 मिनट। गुरुजी 8.3 क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि ये कितना सेकंड है? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 का तीसरा हिस्सा क्या लिखूंगा मैं? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं? 3 लिख सकता हूं ना, यानी कि 60 का तीसरा हिस्सा करेंगे तो 33 बनेगा, तीसरा 33 ही तो बनता है, तो इसको 3 लिख सकता हूं ना मैं। 8.3 लिखोगे तो ठीक है, लेकिन पूरा बताने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड है। 8 मिनट 20 सेकंड। कभी ऐसे मत कर देना 8.20, ये गलत हो जाएगा। पॉइंट में करोगे तो ये वाला करोगे। 60 का तीसरा हिस्सा 33 होता है भाई, और 60 का तीसरा हिस्सा वैसे तेरी मैथमेटिक के अकॉर्डिंग देखे तो पॉइंट में देखे जब तो 33 होता है, और वैसे तो 20 तो लिखा हुआ है, ये तो समझा रहा हूं। कोई नहीं, मनोज ले रहा है स्वाद मेरे। शुक्र मनो यहाँ पे कोई मैडम नहीं थी, नहीं बख्शता नहीं है किसी को भी। यहां क्या दिया गया? ब्रह्मांड की आयु। अब ब्रह्मांड सुना होगा आपने, आपने इतना सुना है कि गुरुजी हमें इतना पता है कि सूर्य की आयु, क्योंकि हम सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश। प्रकाश लिया तो हम क्या हो गए? जीवित हो गए, यानी कि हमारी पृथ्वी। हमारे सूर्य की जो आयु है ना वो लगभग 10 अरब वर्ष है। कितनी है? क्योंकि उसके अंदर से एक टाइम में क्या खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो हमारे ब्रह्मांड की जो आयु की सीमा है वो कितनी है? 13.7 बिलियन आपके वर्ष। अगले प्रश्न को देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? देखो ये एक नॉर्थ पोल है, ये आपके साउथ पोल है, ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है। इनकी ये जो बीच की जगह है ना, खाली जगह है, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? गोरे कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री 1 डिग्री हो गई, तो इनके बीच ये आपके अक्षांश है, इनके बीच की रेखा को बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि दो अक्षांशों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? कटिबंध। और दो देशांतरों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? गोरे कहा जाता है, ये याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके गोरे। अब एक बात बता मुझे, कौन बता सकता है? शिवनाथ नहीं, वो नया भाई बताएगा। आपका नाम क्या है?
युवराज, और खड़े हो जा युवराज, तेरा छक्का ही छुड़ाऊं, रुक जा। ये बता युवराज, ये करक देशांतर है या अक्षांश है? ये ऐसी रेखा है या ये ऐसी रेखा है? वेरी गुड, यानी कि आडलती रेखा है। आडलती ना पके का अक्षांश। ये आडलती कम हो है, यानी टोटल संख्या कितनी हो है, और जो ये खड़ी हो है ना, ये घनी हो है, ये कितनी हो है? बैठ जा, ये देशांतर हो है। बैठ जा बैठ जा, बहुत बढ़िया लड़का है। पढ़ना तो सारा ही है, बस तो ही कौन पढ़ा है। भारतीय मिसाइल का कार्यक्रम, मिसाइल के बारे में तो कई बार पढ़ा है, ठीक ना। विंग्स ऑफ फायर भी कहा जाता है, विंग्स ऑफ फायर उसको, उसकी किताब है। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। और इसका जो मिसाइल सैटेलाइट है वो कहां पे? उड़ीसा के अंदर है। पारादीप का नया नाम है ये, व्हीलर द्वीप का। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप, नदी द्वीप का मतलब समझ रहे हो? अब ये कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी क्या बह रही है? ये नदी बह रही है। अब बहती बहती कोई मिट्टी का टुकड़ा आ गया बहुत तकड़ा, उस मिट्टी को काट नहीं पाई, उसका चौगड़ दे के ले लिया इसने, पानी ले लिया और आगे चाल पड़ी। अब ये पानी है पूरा, और पानी में कोई द्वीप बसा हुआ है, यानी कि पानी के बीचों बीच कोई मिट्टी का ऊपर उठा हुआ भाग, या मिट्टी के चौगड़ दे पानी मिलने को, उसको बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? और ये द्वीप किसके बीच में बन गया? और ये ऐसा नदी द्वीप बन गया, ये दुनिया का सबसे कैसा नदी द्वीप है, और सबसे बड़ा भी यहीं पे पड़ता है। वेरी गुड, तो उसका बड़े का नाम क्या है? मांजुली। तो मांजुली नदी द्वीप और उमानंदा नदी द्वीप, ये दोनों किस राज्य के अंदर हैं? उड़ीसा में तो जाए कौन नदी, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप और भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है। घबराओ ना, तड़के तो ना एक झुंझुनी दूं खेल तो रही है, तो नींद आवे। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। दीपक बताओ, और कोई नहीं बोलेगा। दीपक न्यू बता दे, मैंने केंद्र शासित प्रदेश क्या है आपने? वेरी गुड, धन्यवाद। इस 8 बड्डो कौन सो यो पूछे? लक्षद्वीप तो सारू छोटो है, ये तो 32 वर्ग किलोमीटर में है। और किसी टाइम क्या होता था, लद्दाख आपके नहीं था, तब तक बड़ा था आपके अंडमान निकोबार, अब बड़ा है आपके लगभग आपके 59,146 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अर्जुन, लद्दाख में बर्फ पड़ती है क्या? लद्दाख में। और लद्दाख की राजधानी क्या है? तो सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है? राज्य बोले तो, राज्य बोले सबसे कम वर्षा वाला राज्य राजस्थान। बस अब प्रश्न क्या देगा? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ रहा है। हाँ, और कम की बात करें तो पहले क्या था? मासिन राम नहीं था, उससे पूर्व कौन था? और ये किस राज्य का है? और मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर, यानी कि बादलों का घर। अगले प्रश्न में देखिए, प्रायद्वीप है भारत की सबसे लंबी नदी। अब प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जिसके 3 और जलीय क्षेत्र लगे, यहां पे भी जल, यहां पे भी जल, ये पूरा प्रायद्वीप है। इसको आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो दक्षिण भारत, क्या बोल सकते हो? या इसको बोल सकते हो पठारी भारत, क्या बोल सकते हो? या बोल सकते हो प्रायद्वीपीय भाग। इस प्रायद्वीपीय भारत की यहां से त्रिबंबक महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है और इस प्रकार जाती है, और इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसको वर्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा बोलते हैं। नाम क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है? भारत का सबसे बड़ा गुंबज, पहले क्या होता था, जो भवन बनते थे ना, उनकी जो छत होती थी वो इस प्रकार थी, इस प्रकार के गुंबज होते थे। देखो यहां पे शब्द सुनना, एक आपके गोल गुंबज और एक मिलेगा आपको गोल घर, क्या मिलेगा? और एक मिलेगा आपको गोल कुंडा, गोल कुंडा का किला, और एक मिलेगा गोल कुंडा, गोल कुंडा की खान। देखो गोलकुंडा का किला बताना है वर्तमान में तेलंगाना, कहां बताना है?
और गोलकुंडा की जो खान है ये कहां बताओगे? आंध्र प्रदेश। और गोलघर बोलोगे तो कहां ये? पटना बिहार में। लेकिन गोल गुंबज पड़ता आपके बीजापुर। ठीक है, ला मनी सोना देख ले, दो चार हो रहे हैं पर्सन जी, कर ले। भारत का राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय गान सुना होगा आपने जिसका नाम है जन गण मन, इसका प्रकाशन भारत की जनता को पहुंचा दिया, किसी पत्रिका में तो पहुंचाएंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो इसका प्रकाशन सबसे पहले किया गया था 1912 में, और उसका नाम आता आपके तत्वबोधिनी पत्रिका। जबकि याद रखना हमारे राष्ट्रीय गीत का प्रकाशन किया गया था आनंद मठ के द्वारा 1882 में। और राष्ट्रीय गान किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? और इस रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान लिखे गए, इसको सबसे पहले कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन। और भारतीय संविधान में इसको राष्ट्रीय गान का दर्जा कब मिला? 24 जनवरी 1950 को। इसमें समय अवधि कितनी होती है? और ये राष्ट्रीय गान लिया गया तो किस पुस्तक से लिया गया? गीतांजलि। और इस गीतांजलि पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1910 में। और इस गीतांजलि के कहानी से 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। और किस व्यक्ति को मिला है? हाँ, रविंद्रनाथ। ये गोदान रचना किसकी है? और आनंद मठ किसकी है? वकीम चंद्र चटर्जी की। और नील दर्पण आती है आपके उसकी, रुक जाओ एक बार, नील दर्पण कहेंगे है या तो दीन बंधु की, एक व्यक्ति दीन बंधु चित्रंजन दास या जिंद बंधु, उसके है उस वक्त। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, इस राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम बताएगा शंकर शक संवत। क्या नाम है? शक संवत। अब एक बात बताइए, शक संवत का पहला महीना बताएगा मुझे मनीष, कोई नहीं बोलेगा। चैत्र। पहला महीना कौन सा है? और इसे राष्ट्रीय शक संवत की नींव रखी गई थी, मनोज बोलेगा, कब रखी गई? शक संवत की नींव, इसकी शुरुआत कब होती है? राजा कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। कब की थी? ईस्वी में। लेकिन इसे भारतीय कैलेंडर का दर्जा कब दिया गया? 22 मार्च 1957 को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करें। आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है जिसने भारती नामक पुस्तक लिखी है। और इसे भारत का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। तो कई बार यह प्रश्न आता है, भारत का राष्ट्रीय कवि किसको बोलते हैं? राष्ट्रीय कवि। और भारत का, आधुनिक भारत का पिता कौन कहलाता है? तो राष्ट्रीय कवि की संज्ञा किसको मिली है? इसलिए आधुनिक युग का तुलसी किसको बोला है? और भारत भारती नामक रचना किसने लिखी है? वेरी गुड, धन्यवाद। कबीर की एक पुस्तक आती है बीजक पुस्तक, बहुत अच्छी है। आगे देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, हार्ड भी है और अच्छा प्रश्न भी है, क्योंकि आज वर्तमान में ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ है। ध्यान से सुनना, रेल बजट को आम, यानी कि सामान्य का मतलब होता है आम बजट। और याद रखना, आम बजट और रेल बजट किसी टाइम में एक थे और आज भी एक है, लेकिन किसी टाइम में ये अलग हो गए दोनों। और ये घटना घटती है आपके 1924 में। कब घटती है? और पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया था 1925 में। और दोनों ये वापस कब होते हैं? 2017 में। कब होते हैं? 2017 में। तो इसके लिए जो एक समिति का गठन किया गया, उस समिति का नाम है ओकवर्थ समिति। ओकवर्थ समिति के तहत आम बजट से किसको निकाल दिया? रेल बजट को। कर लोगे? याद रखना, आम बजट और रेल बजट को जो प्रस्तुत करेगा वो हमारा वित्त मंत्री करेगा। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है क्या ये निर्मला सीतारमन, या कोई और बनी है? ये पहली। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया, ये अच्छा प्रश्न है। जो वित्त मंत्री होगा स्वतंत्र भारत का 1947 में, वेरी गुड, आर के प्रमुखन सेठी के द्वारा।
जबकि याद रखना जॉन मथाई हमारे देश का पहला क्या था, रेल मंत्री ना। जीके शिवनाथ की कई प्रश्न तो सही है, कई हम गलती कराई हो। तुक्का 3-4 इकट्ठा बताए, सारा सही बताए। तुक्का कौन लागे करा, तू बता दे, तुक्का तू मार ले। मुंडो देखे तेरे गीगलो सो है तू, आलू बुखारो सो। आरबीआई के प्रथम भारतीय, ये बस ये प्रश्न में दिक्कत आ गई। क्या होता है हम कई बार जल्दी में पढ़ लेते हैं। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1900। और इस 1935 में इसका गवर्नर कौन था, याद रखना, सर ओस ब्रोन स्मिथ। ये पर ये आदमी कैसा है, ये कैसा आदमी है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ लिया, तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि आरबीआई का पहला गवर्नर बताना है, तो वहां भारतीय नहीं लिखा होता और हम जल्दी से क्या करते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न में भारतीय लिखा है, तो भारतीय के अकॉर्डिंग आपको 1947 से बताना है। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, सी डी देशमुख। ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बी आएगा। अगर भारतीय ऑप्शन में ना दे रखा हो तो वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। ये छोटे प्रश्न है पर पजल बहुत करते हैं। ये ठीक है प्रश्न। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, देखो बंदरगाह की श्रेणी भारत में 2 प्रकार की है। एक तो बड़े बंदरगाह है, ये वर्तमान में 13 बंदरगाह है। और जो छोटे बंदरगाह, ये 200 से अधिक बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है, और ये किस राज्य में पड़ता है। और ये चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे कैसा है, बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, और भारत का सीधा प्रश्न आ जाए बड़ा और प्राचीन, प्राचीन भी बोलना है। अगर ऑप्शन में मुंबई की जगह प्राचीन ना दे रखा हो तो आप किसको बताओगे, क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। धोलावीर अलग है, लोथल अलग है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। क्योंकि आज ये वर्तमान में जाना जाता है स्टेट बैंक ऑफ, तो ये वर्तमान में ये बैंक है। याद रखना इंपीरियल बैंक की स्थापना आज वर्तमान में एसबीआई, और ये स्थापना हुई थी 1921 में। जबकि एसबीआई बैंक का नाम पड़ता है आपके 1 जुलाई 1955। मनोज इतनी बात बता दे, एसबीआई बैंक का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है। और वर्तमान में एसबीआई बैंक का यहां गवर्नर नहीं बोलते, यहां महानिर्देशक बोला जाएगा इसका। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष पूछ ले या गवर्नर पूछ ले, ये बता दे कौन है। एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। कहां पड़ता है, जबकि इसका वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष है उसका नाम है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताएं।